आजकल हर एक न्यूज चैनल पर आप जैसे ही देखेंगे आपको कई तरह के डिस्कशन होते दिखाई देंगे। कई सारे प्रो गवर्नमेंट, कुछ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऐसे चैनल होंगे जो मणिपुर पर बात करते नजर आएंगे। कोई सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा होगा तो कोई एथनिक क्लासेस बताकर उसके डिफरेंट एंगल को देखने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन क्या इस बात को हम समझते हैं कि इसके पीछे की वास्तविक वजह क्या है? AP, which does not even look for the accused when women are paraded naked 77 days later. इसके बारे में क्या बताऊं? अभी ये सिचुएशन अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है। क्या यह माना जाए कि वे अब खुद को हर सवाल और हर आलोचना से सुप्रीम समझने लगे हैं? मन की बात करेंगे मगर मणिपुर की बात नहीं करेंगे। हर एक चैनल कहां से स्टार्ट करता है? स्टार्ट करता है कि हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया, उसके बाद एक रैली निकाली गई, वहां से समस्या शुरू हुई। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है मणिपुर के, इसके कई सारे कारक हैं, ऐतिहासिक से लेकर और इसके भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक, ये सभी कारक हैं जिन्होंने मिलकर इस समस्या को इतना बड़ा बना दिया। राजनीतिक कारक सबसे बड़े कारक के रूप में हम लोग देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी राजनीति की है। क्योंकि राजनीति की ये जिम्मेदारी उस व्यवस्था से निकल कर आती है जिस व्यवस्था को हमने स्वीकार किया, जिस लोकतांत्रिक प्रणाली को हमने स्वीकार किया। हमें लगता है कि हमने सरकार चुना है और सारी समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी इसी सरकार की है। आइए इसी परिप्रेक्ष्य में हम थोड़ा इनके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों पर नजर डालते हैं। मणिपुर की समस्या को वास्तव में अगर समझना है तो हमें इसके उन पहलुओं को भी टच करना पड़ेगा जिन पर अभी तक खासी नजर नहीं है लोगों की। मणिपुर के ज्योग्राफी के बारे में बहुत चैनलों पे आप देख चुके होंगे कि ये एक ऐसा राज्य है जो कि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में से एक है और 7 सिस्टर्स में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है। नॉर्थ ईस्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट है, अगर हम देखें तो नॉर्दर्न पार्ट में कई सारे राज्य हैं, लेकिन अगर हम मणिपुर की स्पेशली बात करें तो उसका जो हिल एरिया है और वैली एरिया है, इसमें डिवीजन किया जाता है। सामान्यतया भौगोलिक कंडीशन देखते हुए हम इस चीज को जानते हैं कि किसी भी ज्योग्राफिकल कंडीशन का इंपैक्ट वहां की इकोनॉमी पर, वहां के पॉलिटिकल व्यवस्था पर, सब पर पड़ता है। यानी कि अगर कोई एरिया हिल एरिया के रूप में है तो वहां पे लाइफ दुभर होगी, वहां पर इकोनॉमिक जो ट्रेड है, जो अदर काइंड ऑफ प्रोफेशंस हैं, वो कितने डेवलप होंगे इसको हम सोच सकते हैं। साथ ही साथ वहां के सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशंस किस प्रकार के होंगे, ये भी आप वैली से कंपेयर करके देख सकते हैं। मणिपुर की स्थिति ऐसी ही है। मणिपुर राज्य का एक ऐतिहासिक इवोल्यूशन है, लेकिन जो आज का मणिपुर है वो 1949 में जो भारत के साथ मर्ज हुआ मणिपुर है, वो मणिपुर डिवाइडेड था वैली रीजन में और हिल रीजन में। वैली में खास तौर पर जो 10% हिस्सा लगभग वैली रीजन के अंतर्गत आता है, उसमें 4 महत्वपूर्ण जिले हो, जिसमें वेस्ट इम्फाल, ईस्ट इम्फाल, थौबल और साथ ही साथ में विष्णुपुर। ये जो एरिया हैं ये प्रॉस्परस एरिया माने जाते हैं वहां के, क्योंकि वैली रीजन है, जबकि हिल रीजन यानी कि जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हिल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। हिल में मोस्टली ट्राइब्स रिजाइड करते हैं। साथ ही साथ और जो कंडीशंस इनके साथ जुड़े हुए हैं और जो वैली रीजन के साथ कंडीशंस हैं, उन्होंने भी कहीं जाकर इस प्रॉब्लम्स को बढ़ाया है। आइए हम क्रोनोलॉजी में एक नजर डालते हैं। जो मणिपुर का इतिहास रहा है वो इतिहास ऐसा रहा है कि जो वैली रीजन के जो लोग थे, रूलर वही रहे, यानी कि रूल करने वाला जो राजा था वो वैली को रूल करता था और वो हिल एरिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता था। हिस्टोरिकली जो नागा है वो हिल रीजन में बिलोंग करते थे, यानी हिल रीजन में रिजाइड करते थे। नागा अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते थे और जो वैली के शासक हुआ करते थे वो वैली को रूल करते थे और धीरे धीरे जब वो हिल रीजन पर आगे जाते थे तो वहां पर भी वो उनकी इंडिपेंडेंस में कोई खलल नहीं डालते थे। लेकिन जब इन्हीं में
यानी कि जो वैली रीजन को रूल करने वाले जो डायनेस्टीज थी उनमें जब आपस में विवाद हुआ तो ऐसे में कुछ ऐसे लोग थे उनके अपने क्लैन में जिन्होंने कि बर्मा के साथ एक लड़ाई भी छिड़ी, उन्होंने अंग्रेजों के साथ कुछ समझौते भी किए और इस तरीके से अंग्रेजों को उन्होंने अपने इस आंतरिक व्यवस्था में शामिल किया, उनसे सहायता मांगी बर्मा के विरुद्ध, बर्मा के साथ वॉर किया और बर्मा से उन्होंने कुकी लोगों को, जो जिन पहाड़ियां हैं वहां से कुकीज लोगों को मणिपुर में इन्फिल्ट्रेट कराया। यानी कि जो नागा थे वे हमेशा चैलेंज करते थे और इनकी अथॉरिटी को, और जब अंग्रेज आए तो वो चूंकि नागा हमेशा इंडिपेंडेंट रहने वाले लोग थे, उन्होंने इनको चैलेंज भी किया, जिसके कारण कुकीज को, मैतेई रूलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कुकी ट्राइब्स को अब कहां से लेकर आए, म्यांमार के चिन पहाड़ियों से उसके आसपास रहने वाली जो जनजातियां थी उनको यहां पर माइग्रेट कराया। एक्चुअली जो आज का क्लैश है, ये जो कुकीज थे ये तो प्रोटेक्ट करने के लिए लाए गए थे इनके, यानी कि मणिपुर के जो रूलर्स थे डायनेस्टीज, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाए गए थे। उन लोगों ने इन्हें जो वैली और हिल का जो बेस एरिया था वहां पर उनको सेटल भी कराया, और ये जो कुकीज थे ये इनके साथ अपने इंटरेस्ट को साझा करते थे। यहां तक कि अगर हम देखें तो रजवाड़े, जो मणिपुर के वैली को रूल करने वाले रजवाड़े थे, उनको कुकीज को एज ए बॉडी गार्ड वो रखते थे, और ये जो कुकीज थे ये वॉरियर्स थे, जैसे नागा वॉरियर थे वैसे ये भी वॉरियर्स थे, और इस प्रकार से मणिपुर में कुकीज का एक रूलर का एक पार्ट माना गया, यानी कि ये रूलिंग डायनेस्टी थी, उसको सपोर्ट करने के लिए कुकीज को लाया गया और एक तरह से डेटरेंट, नागा के विरुद्ध एक डेटरेंट भी वहां पर पैदा किया। इसलिए आज भी नागा और कुकीज के बीच कोई भी म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं है, क्योंकि उनके विरुद्ध इनको यहां लेकर आए मैतेई को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये कुकीज जो जनजातियां हैं ये आज कैसे मैतेई के अगेंस्ट चली गई? आखिर में नागा क्यों आज कुकीज के साथ नहीं है? एक्चुअली बात यह है कि प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट की इस प्रकार से रही है, जहां पर कि ये जो समस्याएं हैं लगभग हर राज्य में फैली हुई, क्योंकि ये जो ट्राइबल्स हैं लगभग हर राज्य में है, क्योंकि इनके क्लैंस वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मणिपुर में जो वर्तमान समस्या है, इस वर्तमान समस्या को अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैतेई लोग, क्योंकि 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया, उस समय ये जो मणिपुर स्टेट था ये एक तरीके से हमारे उसमें शामिल हुआ, लेकिन मर्ज नहीं किया, बल्कि हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया। 1947 में वहां के राजा बोधचंद्र ने एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन पास किया। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने खाली कुछ चीजें तो दी भारत को, बाकी उन्होंने अपने आप को एक एंटिटी, अपने आप को एक शासन के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि 1949 में उन्हें फोर्स करके मणिपुर को भारत के साथ मर्ज कर लिया गया। उसी मर्जर के बाद से जो नागा थे वे अपने आप को भारत के साथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने इंसर्जेंसी प्रारंभ कर दी। 1950 से ही नागा इंसर्जेंसी शामिल है। आपको मालूम है, याद होगा आपको कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो कि आइजैक मुइया गुट माना जाता है, ये एक बहुत ही खतरनाक संगठन के रूप में उभरकर सामने आया। भारत सरकार आज भी उस समस्या को जूझ रही है। बीच में कुछ एग्रीमेंट किए गए और हथियारों को रखवाया गया, इससे कि आपको ठीक है हम जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सब प्रोवाइड करेंगे, हिल एरिया काउंसिल बनेगी, नागा काउंसिल बनेगी, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और इस प्रकार से उनको समझौते के तहत शांत करने का प्रयास किया गया। इधर ये जो कुकीज थे ये तो भैया समर्थक थे, फिर क्यों ये क्या हुआ? 1949 में जब भारत के साथ उसका मर्जर कर दिया गया तो अब वहां पर हमारा संविधान बनके तैयार हुआ और हमारे संविधान में जो 6 शेड्यूल है, इस 6 शेड्यूल में आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा 4 राज्यों को स्पेशल, यानी वहां के ट्राइबल एरियाज को स्पेशल कंडीशन यानी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया। लेकिन ये कुकीज जो थे, इन लोगों ने कई बार डिमांड किया अपने लिए एक बेहतर सुविधा और अपने लिए एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन की। उन्होंने हालांकि 1971 में जो काउंसिल बनाई गई, यानी कि हिल काउंसिल्स बनाई गई, साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई, सब बनाई गई, उनके पास ज़्यादा पावर नहीं थी।
जिससे कुकीज़ को, क्योंकि ये एक तरह से एक जगहों पर कोई इनका लैंड तो था नहीं, क्योंकि ये तो जहाँ पर झूम खेती करते थे, एक जगह पर भूमि उपजाऊ नहीं हुई, उन्होंने आगे माइग्रेट कर लिया। इस प्रकार ये माइग्रेशन करने वाली ट्राइब्स थे। उधर जब म्यांमार से इनका क्लैनिक संबंध था और म्यांमार से अंग्रेज पहले शुरू में लेकर आए कुकीज़ को। जब मणिपुर बर्मा वॉर हुआ तो उस समय भी बहुत सारे कुकीज़ को अपने प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लेकर आया गया। मैतेई जो कि खाली बेस में यानी कि वैली रीजन में निवास करते थे, मोस्टली ये हिंदू हैं, जबकि कुकीज़ आजकल मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने, चूंकि अंग्रेज ही उनको वहां से लेकर आए, मणिपुर के शासकों ने उनको प्रोटेक्ट किया, उनको वहां पर जो जमीन दी रहने के लिए, तो उन्हें अपने पक्ष में रखने के लिए कि जिससे कि वो कभी, क्योंकि वॉरियर ट्राइब्स थे, कभी भी वो उनके विरोध में जा सकते, तो गए भी एक बार। आपको मालूम है 1917 में जो है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय जब अंग्रेजों ने जब मणिपुर के शासक से 2000 लोगों की डिमांड की, तो उस समय मणिपुर के राजा ने कुकीज़ को जाने का निर्देश दिया, लेकिन इन्होंने उसको इनकार करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और एंग्लो कुकी वॉर, आपको याद होगा, एंग्लो कुकी वॉर के दौरान ये रिलेशन खराब हुए। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हुए वहां पर उनको, कि जिससे कि वो किसी भी तरीके से विरोधी न बने, उन्होंने वॉर के दौरान उसको दबा दिया, उनको सप्रेस कर दिया। लेकिन उसके बाद ये जो कुकीज़ थे, इनकी अपनी डिमांड उठने लगी, ये मानने लगे कि इनको भी अपना एक जगह चाहिए, अपना एक एरिया चाहिए। वही जो आज की डेट में कुकी लैंड, सेपरेट कुकी लैंड की डिमांड थी, उसे इन्होंने सेपरेट कुकी लैंड की मांग की। कहा वो नहीं दे सकते हो तो भैया 6 शेड्यूल में हमको डाल दो, और 6 शेड्यूल में भी नहीं डाल सकते हो तो हमारा प्रोटेक्शन करो, हमारा जो लैंड है, हमारा जो एरिया, यहां तक किसी को आने का मौका ना मिले। जो भारत सरकार था, पहले कभी भी इन्होंने इस पर फोकस नहीं किया, यहां तक कि जब 2017 के चुनाव हुए तो कांग्रेस सरकार पर भी ये एक आरोप लगा, क्योंकि मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी, आरोप लगा कि ये जो पहाड़ी एरियाज हैं, जो हिल एरियाज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। लगातार ये, क्योंकि ज्योग्राफिकली ही नहीं, पॉलिटिकली भी दोनों में काफी अंतर है। हालांकि जो 10% एरिया है, जो वैली एरिया है, यहां पर मैतेई पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, लगभग 53% पॉपुलेशन इन्हीं एरियाज में रहती है। बाकी जो पॉपुलेशन है, यानी कि अगर देखें तो 53 प्लस यानी 57 के लगभग पॉपुलेशन यहीं पे रहती है, और बाकी 43% पॉपुलेशन हिल एरियाज में रहते हैं। हिल एरियाज में और इनकी पॉपुलेशन में अगर अंतर देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो सीटें अलॉटेड हैं उनमें बहुत अंतर है। जो वैली एरियाज में सीटें अलॉट की गई हैं वो है 40, और जो हिल एरियाज में सीटें अलॉट की गई हैं वो खाली 20। यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन इन ट्राइबल्स का है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में वो कम है, और जो मैतेई पीपल है, जो मोस्टली हिंदू है, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो लगभग 40 सीटों पर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा उनके लिए रहा कि जब भारत के साथ मर्जर हो गया मणिपुर का, तो हमारे इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं दिया गया, खास तौर पर ये उन एरियाज में जो कि हिल एरियाज में आते हैं। हालांकि जब उन्होंने इसकी डिमांड करी तो आपको मालूम है 2019-20 में भारत सरकार ने एक इनर लाइन परमिट भी मणिपुर के लिए जारी किया। इनर लाइन परमिट का मतलब क्या होता है? अंग्रेजों ने सबसे पहले ईस्टर्न बंगाल रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आसाम वगैरह में ये जो इनर लाइन परमिट था, इसकी व्यवस्था को शुरू किया। लेकिन मणिपुर में बीजेपी सरकार ने इनर लाइन की व्यवस्था को लागू किया। इनर लाइन का मतलब होता है कि इस एरिया को पहले अंग्रेजों ने क्या किया था, जो उनके लैंड से, खास तौर पे अगर देखें तो मणिपुर में भी अंग्रेजों ने जब अपने इस वैली को हिल ट्राइब से के इन्वेजन से प्रोटेक्ट करने के लिए इनर लाइन ड्रॉ किया था, लेकिन जब आजाद भारत के साथ ये आ गया तो व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। लेकिन 2019-20 में फिर से मणिपुर के लिए एक इनर लाइन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इससे कुकी लोगों ने ये माना कि ये इनमें, यानी कि ये जो मैतेई हैं, ये ऑलरेडी पॉलिटिकली डोमिनेंट हैं, ये ऑलरेडी इनका मेजॉरिटी है, ऑलरेडी ये इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हैं और इनका सारे रिसोर्सेज पर पूरा कंट्रोल है। उसके बावजूद इन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए काम किया, जिससे कि कोई भी इधर ना आ पाए। एक्चुअली जो हिल एरियाज है वहां एक समस्या है। समस्या ये देखी सरकार ने कि वहां पर ड्रग्स का धंधा होता है, और ये जो ट्राइब्स हैं
जो कुकीज है, क्योंकि 1640 किलोमीटर लंबा रास्ता लगभग जो बॉर्डर है मणिपुर का, ये 1640 किलोमीटर लंबा बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर करता है। जो म्यांमार के साथ ये बॉर्डर शेयर किया गया है, इस बॉर्डर के जो उस तरफ है घने जंगल है, और जब उधर से कोई भी इधर इन्फिल्ट्रेट करता है तो उसे रोक पाना आसान नहीं है। और चूंकि यहाँ की ट्राइब्स जो कि यहाँ पर मणिपुर में रह रही हैं, ये ट्राइब्स उन्हें अपने जो ब्रदरहुड का पार्ट मानते हैं, उन्हें अपने भाई भतीजे मानते हैं, अपना सेम क्लैन शेयर करते हैं। यहाँ तक कि मिजोरम, म्यांमार और इधर त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी ये क्लैन्स या ये ट्राइब्स रिसाइड करती हैं और ये आपसी संबंधों को शेयर करते हैं। तो जब ये उधर से इन्फिल्ट्रेट करके इधर आती है, उनके लिए उनके भाई भतीजे हैं, लेकिन भारत सरकार के लिए इलीगल इमिग्रेशन है, इलीगल माइग्रेशन बताकर सरकार ने, अब चूंकि जब बीरेन सिंह सरकार आई, इसके पहले किसी ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया था, लेकिन बीरेन सिंह सरकार ने कि गो टू हिल्स, गो टू विलेजेस, एक इस प्रकार का कॉन्सेप्ट पॉजिटिवली लॉन्च किया कि हम डेवलप करेंगे हिल एरियाज को, विलेजेस को डेवलप करेंगे। लेकिन जब सरकारी मशीनरीज इसमें इंटरफेयर करने लगी और जब वहां पर उन लोगों को बाहर करने का ड्राइव चलाया गया जो लोग इलीगली इन्फिल्ट्रेट करके आए हुए थे बर्मा से या बांग्लादेश से या अन्य क्षेत्रों से, तो ऐसे में इन कुकी ट्राइब्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि ये उन्हें अपने भाई भतीजे मानते हैं, इन्फिल्ट्रेट तो मानते नहीं, इन्फिल्ट्रेशन नहीं मानते। और साथ ही साथ अफीम का व्यापार जो कि उनके अपने आय का एक हिस्सा था, अब बीरेन सिंह सरकार ने उनको जलाना शुरू कर दिया, अफीम की खड़ी खेतों को जलाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ में उन्होंने उनके घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। तो कुकीज को लगा कि इनका पॉलिटिकल डोमिनेंस होने के कारण इन मैतेई लोगों का ये हमारे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं। दूसरी ओर 1970s से ही कुकीज डिमांड कर रहे थे कि उनको 6 शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए, लेकिन ना तो 6 शेड्यूल में शामिल किया गया, ना ही उन्हें, हालांकि 1971 के बाद मैंने अभी बताया कि वहां पे हिल काउंसिल और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनको बनाने की कोशिश किया गया, यानी उनको बनाया गया, लेकिन पावर ओवर नहीं दी गई। इसके लिए केंद्र सरकार ने कोई बिल भी पास नहीं किया। ऊपर से क्या हुआ कि अभी 2020-21 में बीरेन सिंह सरकार ने ऐसे बिल पास कर दिए जो कि कुकीज को अपने इंटरेस्ट में नहीं लगे, और वहां पे जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के नाम पर जो बिल पास किए गए, उनका उद्देश्य था कि जो कुकीज जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो कि इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं इलीगल माइग्रेंट के रूप में, उनको बाहर किया जाए। इस ड्राइव को कुकीज ने बहुत ही पॉजिटिव वे में नहीं लिया। साथ ही साथ उनके अलग से कुकी लैंड की डिमांड को भी कोई केंद्र सरकार ने कोई वो नहीं किया। नगा लोगों के साथ 1993 में नगा के साथ कुकीज का संघर्ष हुआ, और इस नगा और कुकी संघर्ष में 1000 से ज्यादा कुकीज मारे गए। उस समय मैतेई या भारत सरकार ने उनको कोई संरक्षण या समर्थन नहीं दिया, और बाद में नगा के साथ उन्होंने एनएससीएन के साथ समझौता कर दिया भारत सरकार ने, और उन्हें पूरा अभयदान दे दिया, यानी कि आओ हमारे साथ, इतने हजारों को मारा है तुमने, लेकिन हमारे साथ समझौता कर लो, तुम फ्री जाओ, काम मिलेगा, ध्यान मिलेगा, सब मिलेगा। इसलिए कुकीज एक तरह से नाराज हो, उन्होंने अपने कुकी लैंड की डिमांड नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा हम तो भारत के अंदर ही एक राज्य की मांग करें, हम तो अलग से भारत के बाहर जाकर कोई राज्य की मांग भी नहीं कर रहे, तो भी हमारी नहीं सुनी जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि ये मैतेई शासन में, प्रशासन में है, और ये हमारी बात वहां तक न पहुंचा रहे हैं, ना ही हमें उस चीजों को देने के लिए सरकार को वादे कर रहे हैं। दूसरी ओर ये जो मैतेई संगठन थे, उनको लगा ये जो कुकीज थे, जिनको कि पहले बेस हिल में वहां पर के राजाओं ने खुद ही बसाया था, और इन लोगों ने, क्योंकि क्रिश्चियंस थे, इसीलिए लोग इसका एक कम्युनल एंगल भी निकाल रहे हैं कि क्रिश्चियंस और हिंदू के बीच का कौन, जबकि क्रिश्चियन हिंदू का इससे कोई लेना देना ही नहीं। हाँ, ये एक इंस्टेंट रीजन बनाकर विपक्षी दल या अन्य पॉलिटिकल पार्टियां इसका फायदा उठाकर गिरजाघरों को, मंदिरों को जलवाकर एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि ये एक कम्युनल राइट है, यानी पोलराइजेशन का प्रयास हो रहा है, क्योंकि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, और 2024 का चुनाव बिना कम्युनल एंगल के जीतेंगे कैसे? और इसीलिए इसके कम्युनल एंगल को निकाला जा रहा है। अदरवाइज इस प्रॉब्लम में कम्युनलिज्म कहीं पर है ही नहीं, क्योंकि अगर मैतेई को देखेंगे तो मैतेई लोगों में भी मोस्टली हिंदू हैं, लेकिन उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उनमें क्रिश्चियंस भी हैं, और अन्य धर्म मानने वाले लोग भी हैं। कुकीज को देखें तो कुकीज भी सारे क्रिश्चियन नहीं हैं, उनमें भी अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, यानी कि एनिमिज्म भी मानते हैं, यानी कि नेचर की भी पूजा करते हैं। तो कुकीज और जो मैतेई के बीच का जो अविश्वास है,
वो इसलिए है क्योंकि सरकार ने टाइम से उनकी डिमांड पर भी ध्यान नहीं दिया, ना ही उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई अलग से व्यवस्था की। यहां पर जो हिल एरियाज था उसके लोगों को यहां तक आने के लिए तो अलाउ था, लेकिन यहां से ऊपर जाने के लिए उनको अलग से ट्राइबल स्टेटस मिलने के कारण जो नॉन ट्राइबल थे वो हिल पर जाकर जमीन नहीं खरीद सकते थे, जिसके कारण मैतेई को लगा कि वो लोग यहां आ सकते हैं, हम लोग वहां नहीं जा सकते, तो हम उनको भी नहीं आने देंगे। और इस प्रकार के जो अविश्वास का जो माहौल था उसी को लेकर ये माना गया, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे बार बार ये। तो जब वीरेंद्र सरकार ने इस प्रकार का एक ड्राइव चलाया वहां से लोगों को हटाने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए, तो कुकीज को लगा ये पहले ही डिमांड कर रहे थे कि हम नहीं उनको यहां आने देंगे, तो ये अब हमारी जमीनों पे कब्जा करने के लिए एक नया ड्राइव, एक नया पाखंड रच रहे हैं। और कुकीज लोगों में यह अविश्वास बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्राइबल स्टेटस का दर्जा मांग लिया, कुकीज को भरोसा हो गया कि अब ये अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस का फायदा उठाकर ये हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। आज जो चीजें हमारे लिए रिजर्व है, जो संसाधन हमारे लिए रिजर्व है, अब उन पे भी अपना कब्जा चाहते हैं। जो वैली के संसाधन है उन पे तो पूरा कब्जा इनका है ही, लेकिन ये अब ट्राइबल स्टेटस का दर्जा मांगकर इस एरिया को अपने संरक्षण में लेकर ही और साथ ही साथ हिल एरिया पर अपने अधिकार और प्रभुत्व को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और कुकीज लोगों का इंटरेस्ट क्या होगा? जब इनको भी ट्राइबल दर्जा मिल जाएगा तो फिर हमारा जो थोड़ा बहुत जो प्रिविलेज हमारे पास में वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम तो माइनॉरिटी में, हमारा तो खाली 25% है। तो हमारा क्या होगा? ये जो अविश्वास था ना, इसकी खाई बढ़ती गई और सरकारों ने इसको बढ़ाया। एक और नागा लोगों के साथ समझौता किया। नागा कुकीज के बीच का जो ये टकराव था जिसमें हजारों कुकीज मारे गए थे, उसके ऊपर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और क्या किया? सिर्फ उनके हथियार बंद उसमें भी समझौता करा के खाली हथियार रखवा दिया। नागालैंड का ग्रेटर नागालिम का डिमांड को एक्सेप्ट कर नागालैंड का एरिया बढ़ाया गया। साथ ही साथ उनको एक स्वायत्त शासी जिले दिए गए, यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट दिए गए नागा में। आज भी नागालैंड में एक तरह से इंडिपेंडेंट लेवल पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काम करती हैं। सेम चीजें कुकीज को नहीं दिया गया। तो कुकीज को यह लगा कि कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ऊपर से चूंकि ये जो रिसेंट प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम उसी जो अविश्वास था उसी अविश्वास में लगाई गई चिंगारी थी। यानी पेट्रोल पहले ही भरा रखा था, उसमें खाली एक चिंगारी डाली गई, क्योंकि अभी तक ये परसेप्शन था उधर मैतेई लोगों में, इधर कुकीज लोगों में। और उस परसेप्शन को सच्चाई में परिवर्तित कर दिया मणिपुर हाई कोर्ट के एक जजमेंट ने, बल्कि एक इंस्ट्रक्शन। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से हिल और जो वैली रीजन की प्रॉब्लम है, एक एंगल वहां दिखता है, दूसरा जो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल का एंगल है, दूसरा प्रॉब्लम वहां दिखता है, तीसरा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं जो मैतेईस के और जो कुकी लोगों के वो दिखता है, चौथा लीगल एंगल दिखता है, जो कि कहीं ना कहीं से अभी तक अपने आप को 6 शेड्यूल में शामिल करने की डिमांड करने वाले लोग, अलग से सेपरेट कुकी लैंड को मांग करने वाले लोग, जब ये देखते हैं कि ये सरकार जिसके पास ये जिम्मेदारी है कि ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचाए, मैतेई लोगों का डोमिनेंस होने के कारण हमारी ये बात ना तो केंद्र सरकार तक जा रही है, ना ही केंद्र सरकार हमारे ऊपर कोई ध्यान दे रही है। हम राज्य की सरकार के साथ, इनके साथ हमेशा से कदम मिलाकर चले, लेकिन अब हमारे इंटरेस्ट को और हमारी डिमांड को ये कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ऊपर से हमारे जो प्राप्त इंटरेस्ट हैं, जो भी थोड़ा बहुत लॉ के माध्यम से हमको दिया गया है, उसको भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं अपने लिए ट्राइबल स्टेटस की मांग करके। और इस प्रकार ये जो अविश्वास था वो इस लेवल पर आ गया कि इस पर इस हाई कोर्ट के, नहीं तो क्या कोई हाई कोर्ट का एक निर्देश जिसका भी कोई सच्चाई भी नहीं, अभी केंद्र सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, क्या इतना बड़ा बवाल होने का था? नहीं, राजनीति इन्वॉल्व हुई। 77 डेज तक प्रधानमंत्री जी ने कोई बात नहीं की इसके ऊपर। क्यों? 2024 के चुनाव हैं और ये सारे इनके वोट बैंक हैं। कोई भी बात किसी भी कम्युनिटी को, अगर मान लीजिए मैतेई कम्युनिटी को नाराज करेंगे 53% वोट, अगर कुकीज को नाराज करेंगे 25% वोट, नागा को नाराज करेंगे और हथियार उठा लेंगे। तो अब क्या करें? सबसे है शांति से मुंह बना के गांधी जी का बंदर बन जाओ, ना सुनो ना देखो ना बोलो, सब अपने आप लड़ेंगे, अपने आप शांत होंगे। कोई भी वॉर बहुत लंबा समय नहीं चलता है, इतिहास बताता है, ऐसा हमारी सरकारें मानती हैं। लेकिन क्या ये कोई उपाय है?
क्या ये कोई तरीका है इस तरीके से किसी समस्या का समाधान करने का? सरकार ने अभी लांबा कमेटी बनाई, जो कि मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, वो एथनिक क्लासेस को देखने के लिए, जबकि प्रॉब्लम एथनिक ही नहीं है, प्रॉब्लम इसके पीछे छिपे हुए वो कारक हैं, वो लीगल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक वो कारक हैं जिन्होंने इन दो एथनिक ग्रुप को, जो अभी तक सहयोगी थे, इन एथनिक ग्रुप को जो भारत में शामिल होने के पहले एक तरीके से मैतेई रूलर्स के प्रोटेक्टर थे, वो भारत में शामिल होने के बाद आखिर वो क्या व्यवस्थाएं बदली, वो क्या सिचुएशन बदला कि ये उनके विरोधी हो गए। भारत सरकार की तरफ से क्या क्या गलतियां हुई जिन्होंने उन्हें भारत के या भारत की व्यवस्था के खिलाफ आज खड़ा कर दिया है। वो क्या कारक हैं कि हम अपने ट्राइबल मैनेजमेंट को इतने अधिकार अब ट्राइबल को देने के बाद भी, हिल एरियाज को इतना पावर देने के बाद भी, अगर हम अविश्वास को दूर नहीं कर पाए तो पॉलिटिकल डायलॉग ही नहीं कम है, बल्कि साथ ही साथ हमारे इन चीजों को हैंडल करने की जो पॉलिसी है उसमें भी समस्या है। तो इसका समाधान करने के लिए सिर्फ कमेटी बना देने से काम नहीं चलेगा, पॉलिसीज में भी परिवर्तन करने होंगे। सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, इन्हें अपनी नीतियों को बनाते समय एक बात को ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए अगर नीतियां बनाई जाएंगी तो ऐसे क्लासेस आम हो जाएंगे, और अगर पॉलिटिकल माइलेज के लिए, वोट बैंक के लिए अगर इनको इस्तेमाल किया जाएगा तो ये भारत को जलने से रोक नहीं पाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही साउंड पॉलिसी की आवश्यकता है। इन सारी कम्युनिटीज के बीच एक प्रॉपर एक हार्मोनी मेंटेन करने के लिए, जो उनके अविश्वास के जो लीगल एस्पेक्ट हैं, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी डिमांड को भी सिंसियरली देखा जाना चाहिए और दोनों के बीच कोई बैलेंस स्थापित करना चाहिए, जिससे इन कम्युनिटीज के बीच में वो फिर से वो हार्मोनी डेवलप हो सके जो भारत में मर्ज होने के पहले उनके बीच में थी। और भारत को एक ऐसी पॉलिसी बना के चलनी चाहिए जिससे कि भारत की इंटीग्रिटी को कोई थ्रेट भी ना हो और यहां पर जितने भी कम्युनिटीज हैं उनके बीच एक बेहतर माहौल बन सके, एक बेहतर हार्मोनी मेंटेन हो सके। आगे के वीडियोस में हम लोग बात करेंगे, जो चर्चा हमने की कि वहां पर जो नेशनलिस्ट जो काउंसिल है, यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, उसका इमरजेंस कैसे हुआ, ये कुकी जो लोग थे ये कैसे कुकी लैंड की मांग करने के लिए बाध्य हुए, आखिर में वो क्या एंगल है, ड्रग एंगल क्या है जो मणिपुर को बर्मा और बर्मा को मणिपुर के साथ जोड़ता है, आखिर में वो गोल्डन ट्रायंगल यानी कि लाओस, थाईलैंड और म्यांमार के बीच बना वो गोल्डन जो ट्रायंगल है ड्रग्स का, उसका क्या इंपैक्ट है मणिपुर की समस्या पर। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।